नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और श्री जी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर्स का सेंस जो हमारा डेली रहने वाला है। तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों करंट अफेयर्स जो हमारा डेली क्या रहेगा, सेशंस रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे आज का मोटिवेशनल कोट में हम देखेंगे दोस्तों। तो आज का मोटिवेशनल कोट है हमारा, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही दोस्तों अक्सर कहाँ तक पहुँचते हैं, वही मंजिल तक पहुँचते हैं। ये दोस्तों हमारा मोटिवेशनल कोट जो कि आपको दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं आज का श्री गणेशाय नमः। हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं श्री गणेशाय नमः करते हैं हम हमारे सेशन का। तो श्री गणेशाय नमः। दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले हमने किया श्री गणेशाय नमः और हम करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि आरबीआई से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? जोश कट्टूर, राहुल सजेता, राजेश खुल्लर एवं सुधीर सीतापति। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक क्या है दोस्तों? आरबीआई। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1 अप्रैल इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पर? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। और इसके जो गवर्नर है उन गवर्नर की हम बात करते हैं। तो गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो दोस्तों आरबीआई के गवर्नर है कौन है? शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के क्या है? आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आरबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो कि हम पढ़ रहे हैं, शक्तिकांत दास। और जो हमारे अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है दोस्तों जोश जे कट्टूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोश जे कट्टूर। हम देखते हैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन कि आरबीआई क्या क्या काम करती है। तो आरबीआई के हम बारे में देखते हैं दोस्तों। तो आरबीआई के जो फंक्शंस है, तो आरबीआई के फंक्शंस ये हैं दोस्तों। ये है आरबीआई। और आरबीआई की हम बात करते हैं तो आरबीआई का फंक्शंस है मॉनेटरी अथॉरिटी, रेगुलर फाइनेंशियल सिस्टम, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, जो मुद्राएं होती हैं उनको एक्सचेंज करना, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय सरकार होती है उसका गवर्नमेंट जो बैंक होता है वो होता है आरबीआई। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं डिटेक्शन फेक करेंसी। जो फेक करेंसी होती है उसके बारे में उसके लिए डिटेक्ट करना, उसको पहचानना, मैनेजिंग करना किसका काम होता है? आरबीआई का। इश्यू ऑफ करेंसी के बारे में कोई इश्यूज हो जाता है तो उसको भी कौन रेगुलेट करता है? वो है आरबीआई। इसके अलावा बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को। इसके अलावा हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फंक्शंस एंड रेगुलेटरी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट। ये काम किसका है? तो ये काम है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई के सारे फंक्शंस है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है जिसमें कि जोश जे कट्टूर ये क्या बनाए गए हैं? कार्यकारी निदेशक आरबीआई के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि पहले कहाँ के क्षेत्रीय निदेशक थे? जो कि पहले कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक थे। आगे चलते हैं दोस्तों, हम आगे करते हैं बात सेकंड क्वेश्चन की। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल नर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया वो मनाया गया दोस्तों कब? 12 मई को। तो 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया। और ये इंटरनेशनल नर्स डे क्यों मनाते हैं दोस्तों? तो ये मनाते हैं इन लेडी के जन्म दिवस पर। और इन लेडी की हम बात करते हैं तो ये लेडी है कौन? तो ये लेडी है दोस्तों, ये लेडी है
हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और ये लेडी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये वर्षगांठ के रूप में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूजीलैंड के किस विकेट कीपर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड का जो विकेट कीपर है, उन्होंने अभी हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वो हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास बीजे वाटलिंग। बीजे वाटलिंग ने अभी हाल ही में, जो न्यूजीलैंड के विकेट कीपर है, इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह बीजे वाटलिंग, इनका नाम है दोस्तों बीजे वाटलिंग। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो आगे हमारे पास ये इनका एक्सप्लेनेशन कि विजय वाटलिंग ने न्यूजीलैंड के जो विकेट कीपर और बल्लेबाज थे, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये थे इनके बारे में डेफिनेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जल शक्ति मंत्रालय है, भारत का जल शक्ति मंत्रालय, इसके अनुसार अभी हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 100 ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो जल शक्ति मंत्रालय की हम पहले बात करते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय किसके अधीन है दोस्तों? तो जल शक्ति मंत्रालय की हम बात करते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री है, जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री है वो है दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत। ये क्या है? जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री है भारतीय सरकार में। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में किस राज्य में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो दोस्तों जो पूरे भारत की हम बात करते हैं, तो पूरे भारत में जो 100% जल कनेक्शन है, जल पाइप कनेक्शन है, इसका टारगेट रखा हुआ है भारत सरकार ने 2024। ठीक है, ये 2024 इसका टारगेट रखा हुआ है। और ये अभी हाल ही में कौन सी सरकार की बात करते हैं? तो ये सरकार की बात करते हैं दोस्तों पांडुचेरी में अभी हाल ही में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और दोस्तों पांडुचेरी की हम बात करते हैं, तो पांडुचेरी के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। तो पांडुचेरी में हम बात करेंगे, तो दोस्तों ये रहा इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आपको बताऊंगा पांडुचेरी कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों पांडुचेरी, यह है पांडुचेरी, और ये पांडुचेरी का हिस्सा। अगर हम बात करते हैं पांडुचेरी में, तो पांडुचेरी में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो पांडुचेरी में डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों कितने? 4, जो कि मैं बताने वाला हूँ। आपको पता है कि ये रहा पांडुचेरी, आपको पता है ये रहा पांडुचेरी दोस्तों। और पांडुचेरी की हम बात करते हैं, तो इसमें एनम, पांडुचेरी, कराईकल और माए, कौन सा? एनम, पुडुचेरी, ठीक है, दूसरा पहला एनम, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा है हमारे पास कराईकल, और चौथा हमारे पास है दोस्तों कौन सा? एनम, माए, जो कि किसका? पांडुचेरी के डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। अभी हाल ही में पांडुचेरी में क्या हुआ था? पांडुचेरी में चुनाव हुए थे, ठीक है, और असेंबली जो इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन में दोस्तों सीएम कौन बन गए अभी? तो अभी हाल ही में सीएम बन गए पांडुचेरी में। तो वो पांडुचेरी में सीएम बन गए दोस्तों कौन? एन रंगा स्वामी, जो कि कहाँ के सीएम बन गए? ये सीएम बन गए कहाँ के? पांडुचेरी के। तो ये पांडुचेरी के सीएम बन चुके हैं एन रंगास्वामी। हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे, तो
तो हम बात करने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, जो कि हमारी चर्चा रहेगी दोस्तों। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, 5 राज्यों के भी हाल ही में चुनाव हुए थे। तो इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो 5 राज्यों में चुनाव किसने जीता, तो हम बात करते हैं सबसे पहले तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में चुनाव किसने जीता, तो तमिलनाडु में जो जीता तो वहाँ के सीएम बने गए कौन, MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा असम में अभी हाल ही में कौन चुनाव जीता था और वहाँ के सीएम बन गए कौन, वहाँ के सीएम बन गए दोस्तों हेमंत एक सेकेंड, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि कहाँ के सीएम बन चुके हैं, ये बन चुके हैं असम के। तीसरी बात हम कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में आप सबको पता होगा दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में कौन सीएम बन चुके हैं, तो पश्चिम बंगाल में बन चुकी है सीएम कौन, दीदी, जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम बन चुकी है। और दीदी को पहचाना जाता है बंगाल की लेडी, जो कौन है, बंगाल की लेडी कौन है दोस्तों, बंगाल की लेडी है ममता बनर्जी, जिन्होंने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतकर सीएम यहाँ की बन गई है, ममता बनर्जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास है अभी हाल में आगे केरल के। तो केरल के कौन बन गए, तो केरल के बन गए दोस्तों पिनराई विजयन। केरल के कौन बन चुके हैं, केरल के बन चुके हैं पिनराई विजयन, जो केरल के क्या बन चुके हैं, सीएम विजयन, तो केरल के क्या बन चुके हैं, सीएम। तो ये थे दोस्तों प्रमुख राज्य जिनके अभी हाल ही में सीएम बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं, यह थे दोस्तों पांडुचेरी के डिस्ट्रिक्ट माए, पांडुचेरी, कराईकल और एनम। और पांडुचेरी हम भारत के नक्शे में बात करते हैं, तो पांडुचेरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज के में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा के पांडुचेरी। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अभी हाल में प्रधानमंत्री के विदेश मंत्रालय द्वारा ब्रिटेन में होने वाला जो शिखर सम्मेलन था, कौन सा था दोस्तों, शिखर सम्मेलन G7, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में हिस्सा नहीं लेंगे। किसमें, G7 में। हम बात करते हैं दोस्तों G7 की। तो G7 की बात करते हैं, तो G7 में मैं बता दूं आपको, G7 की स्थापना हुई, G7 को फाउंडेड किया गया 1975 में। 1975 में G7 की स्थापना हुई थी। हमें बात करता हूँ कंप्लीट लिस्ट ऑफ G7 कंट्रीज। तो मैं बात करने वाला हूँ G7 की कौन कौन सी कंट्रीज है। तो ये है हमारा G7, और G7 में हम बात करते हैं, तो पहला देश है फ्रांस, दूसरा है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तीसरा है इटली, चौथा है जापान, पांचवा है जर्मनी, छठा है हमारे पास यूनाइटेड किंगडम UK, ये हमारे पास UK, और सातवां हो गया दोस्तों कनाडा। सातवां देश कौन सा हो गया, कनाडा। ये G7 की कंट्रीज लिस्ट है, जिसमें अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी जो भारत के PM है, उन्होंने जाने से मना कर दिया। और मना क्यों किया दोस्तों, तो मना इसलिए किया गया क्योंकि अभी हाल ही में भारत में कोरोना जो पैंडेमिक है, महामारी है, उसका बहुत ही ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, और कोरोना महामारी के चलते मोदी जी ने ये निर्णय लिया है। आगे चलते हैं आगे, तो इसका हम देखते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन जो कि दी हुई है कि जो G7 में भारतीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाली G7 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। और क्यों नहीं लेंगे, तो उन्होंने बताया कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन का अपना दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है। ये जानकारी 11 मई 2021 को, कब, 11 मई 2021 को जो विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ने दी है। ठीक है, विदेश मंत्रालय को प्रधानमंत्री ने दी है, और विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन में वाले G7 जो सम्मेलन है उसमें भारतीय प्रधानमंत्री हिस्सा नहीं लेंगे, ये घोषणा कर दी है। ठीक है, और ये जो निमंत्रण भेजा था मोदी जी के लिए, तो ये भेजा था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन, बोरिस जॉनसन। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा था G7 में
भाग लेने के लिए, और जिसे उन समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं आज के में, तो हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने एक ऑनलाइन बोधनी दोस्तों बाढ़ जो कि रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में किस राज्य ने एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किया है, बाढ़ से जो रिलेटेड है वो है दोस्तों असम। और असम में क्या होता है कि असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, असम में ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके कारण यहाँ पर क्या होते है कि प्रत्येक साल मौसम जो मौसमी होता है उसमें क्या होता है, बाढ़ आती है। और इस बाढ़ से बचने के लिए वहाँ के प्रशासन को अलर्ट करने के लिए ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली स्टार्ट की गई है, और इसमें एक ऐप बनाया गया है। और इस ऐप के तहत वहाँ पे आने वाली बाढ़ के बारे में पहले से पता लगाया जाएगा कि बाढ़ किस क्षेत्र में आएगी और कितना पानी आएगा। तो उससे कारण प्रशासन को ये अलर्ट कर देगा, और प्रशासन को अलर्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये प्रशासन अलर्ट हो जाएगा और वहाँ पे जो भी सुविधा उनको देनी रहेगी प्रशासन के द्वारा वो सुविधा उपलब्ध पहले से करा देंगे। जिन जिन लोगों को बाढ़ के क्षेत्रों से प्रभावित होते हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये प्रणाली जो थी अभी हाल ही में, तो ये असम के राज्य द्वारा बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुभारंभ की गई है, जो भारत की प्रथम है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो दोस्तों ये है वो फ्लो चार्ट। मैं आपको प्रोजेक्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो ऐप है इस ऐप किस तरह काम करेगा, तो दोस्तों ये काम करेगा जैसे ही आपको इनको सूचना मिलेगी। ठीक है, ये क्या करेंगे, स्टार जो कि यहाँ है रेड वाटर जो लेवल है, वाटर लेवल है उसके बारे में ये बता देंगे, और उसकी हाइट भी ये क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। इफ़ हाइट ग्रेटर देन द देयर शोल्ड, इफ द हाइट ग्रेटर देन है देन ये एसएमएस कर देगा कहाँ कर, जो ऑथोरिटीज इसको संभाल रही है, जो ऑथोरिटीज या जो प्रशासन इसको संभाल रहा है उनको यह क्या कर देगा, प्रशासन जो इनको संभाल रहा है उनको ये कर देगा अलर्ट। और अलर्ट करने के बाद में क्या करेंगे, प्रशासन अलर्ट हो जाएगा और वहाँ पे जहाँ पे भी बारिश का बाढ़ का पानी जाएगा, जहाँ पे प्रभावित क्षेत्र रहेंगे उनको अलर्ट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यदि नहीं रहेगा तो ये वापस 9 पे आ जाएगा और वापस ये स्टार पे, ऐसा करके सर्किल इसका चलता रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास ये हो गया असम। जो असम में क्या हाल ही में क्या हुआ था, बाढ़ रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली शुभारंभ किया गया है, और ये असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये ऑनलाइन प्रणाली मौजूद असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास अनुदान प्रदान करने में सहायता मददगार साबित होगी। और इस प्रकार के राज्य में आपदा जोखिम जो कि न्यून होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। यह था दोस्तों बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी निम्न में से किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीब रेखा से नीचे, जो गरीब रेखा से नीचे बीपीएल परिवार के जो लोग होते हैं, बिलो पॉपुलेटी लेवल जो होता है, वो बीपीएल वालों के लिए पारिवारिक मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जो परिवार होते हैं उनके लिए 5-5 हज़ार रुपये की सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है किसने, हरियाणा राज्य सरकार ने। किसने, हरियाणा जो राज्य सरकार है इसने अभी हाल ही में 5-5 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है। और ये किसमें दिया जा रहा है, लॉकडाउन में गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। हरियाणा की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हरियाणा के सीएम की हम बात करते हैं। तो हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, तो यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, यहाँ के क्या है, गवर्नर है। अभी हाल में जो हरियाणा सरकार है इसके द्वारा जो संस्थान में रहने वाले 18 साल के बच्चे थे उन बच्चों के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी देने का प्रावधान भी
किया है। अभी हाल ही में जो 18 वर्ष के जो बच्चे थे, जो कि संस्थान वगैरह में रहते थे, कहाँ पर जो संस्थान होते हैं ना उन पे रहते थे, तो इनको अभी हाल ही में सरकारी नौकरी देने का इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, प्रावधान भी किया है। हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी हाल ही में 5-5 हज़ार रुपये किस राज्य को दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है किसको, हरियाणा द्वारा दिया जा रहा है, जो कि बीपीएल परिवार के लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले हम बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा जो कहाँ स्थित है, ये रहा दोस्तों हरियाणा, ये हरियाणा स्टेट, ये रहा दोस्तों हरियाणा स्टेट, जिसके हम बॉर्डर की बात करते हैं। तो बॉर्डर की इसका लगा हुआ है पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। ये इनकी सीमा, हरियाणा की सीमा इससे लगी हुई है। ये है दोस्तों भारत का मैप। यहाँ के सीएम गवर्नर की मैंने आपसे बात कर ली। सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और इसकी राजधानी की हम बात करते हैं, तो हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो हरियाणा की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़। हरियाणा की जो कैपिटल है वो क्या है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, अभी ये था हरियाणा, और हरियाणा का जो था, तो ये हरियाणा का ये गवर्नर है, हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, जो कि लैंग्वेज में आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। ये है दोस्तों हरियाणा का मानचित्र, जो कि है पंजाब, ठीक है, ये राजस्थान, इधर है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ये हरियाणा का मैप है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेटिंग एजेंसी मूडीज क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है जो कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताती है। तो रेटिंग एजेंसी जो मूडीज है, इसने वित्त वर्ष 2022 में, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो जीडीपी के लिए मूडीज द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए, जो फिजिकल ईयर 2022 के लिए अभी हाल ही में जो भारत के लिए जीडीपी दर थी, उसको घटाकर कितना अनुमान प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्तों ये कर दिया है इन्होंने 9.3%। तो ये कर दिया दोस्तों 9.3%। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 9.3% कर दिया है। जो कि इसके पहले कौन सा था, तो इसके पहले था दोस्तों 13.7% था, जो कि अब घटाकर कितना कर दिया है, 9.3% कर दिया है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट के में कहा है कि निकट भविष्य में इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है, और रेटिंग एजेंसी का मानना है कि हाल ही के वर्षों में इकोनॉमी की ग्रोथ का कमज़ोर रहेगी। क्यों, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है दोस्तों, कोरोना के कारण सभी देशों की इकोनॉमिक अभी हाल ही में गिरावट दर्ज की जाएगी, ठीक है। और मूडीज़ का आपको मैं बता दूं, तो ये मूडीज़ है, और मूडीज़ का दोस्तों आप स्थापना की बात करते हैं, तो मूडीज़ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1909 में, 1909 में मूडीज़ की स्थापना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी, नवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो चीन की जनसंख्या थी उसको मापा गया है, उसका अनुमान लगाया गया है किसके द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार। तो ये अभी हाल ही में कितना हो गया, पहले कितनी थी, तो पहले थी दोस्तों 72 मिलियन, कितनी थी, 72 मिलियन, जो कि अब कितनी हो गई है, 1.411, और 1.411 का मतलब 1.411 अरब हो गई है, लगभग 141 करोड़ जनसंख्या किसकी हो गई है, तो ये हो गई है दोस्तों चीन की, ठीक है। आगे चलते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं आगे। तो आगे हम बात करते हैं, तो ये हो गया दोस्तों चीन की अब हो गई 1.411 अरब, लगभग 141
141 करोड़ जनसंख्या चीन की हो गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की आबादी पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितने 72 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई 1.44 बिलियन हो गई है। जो पिछले 10 सालों में चीन की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, तो लगभग कितना प्रतिशत बढ़ा 5.38% का इजाफा दर्ज किया गया है। और चीन की आबादी बढ़कर कितनी हो गई, मैंने अभी हाल ही में बताया आपको 141 करोड़ हो चुकी है। चीन की राष्ट्रीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य चीन की आबादी में औसतन हर साल कितने प्रतिशत का इजाफा होता है, तो ये हर साल होता है दोस्तों 0.53% का प्रत्येक साल में इजाफा दर्ज किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म, क्या नाम है दोस्तों, तो फिल्म का नाम है हैप्पी बर्थडे। फिल्म का क्या नाम है दोस्तों, हैप्पी बर्थडे। ये जो फिल्म है इसके लिए अभी हाल ही में क्या किया गया है, न्यूयॉर्क में, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में क्या किया गया है दोस्तों, तो अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ और उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है दोस्तों भारतीय अभिनेता अनुपम खेर को। जो भारतीय अभिनेता कौन है, अनुपम खेर। इनको अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में अनुपम खेर, जिनको अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। और कौन सी फिल्म के लिए चुना गया, तो ये चुना गया दोस्तों कौन सी फिल्म, हैप्पी बर्थडे के लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। किसको, अनुपम खेर को। दोस्तों ये रहे अनुपम खेर जी, ये है अनुपम खेर जी, ठीक है। इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल फेस्टिवल न्यूयॉर्क में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड मिला है। जो कि फिल्म कौन सी थी, हैप्पी बर्थडे। इनके चेहरे से आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों स्माइल से, ये है हैप्पी बर्थडे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है अनुपम खेर जी, जिनको न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए अवार्ड दिया गया है। जो कि किसके द्वारा निर्देशित की गई थी, तो प्रसाद कदम द्वारा निर्देशक फिल्म थी है। प्रसाद कदम इसके क्या थे, डायरेक्टर थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021, क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021, इसका अवार्ड दिया गया है। तो ये किसको दिया गया, तो अभी हाल ही में जो टेनिस खिलाड़ी थे, टेनिस खिलाड़ी कौन, राफेल नडाल। कौन दोस्तों, राफेल नडाल। इनको अभी हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 के लिए क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो ये रहे दोस्तों नडाल, राफेल नडाल। ये दोस्तों राफेल नडाल जो कि कहाँ के हैं, तो ये है दोस्तों स्पेन के। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि राफेल नडाल कहाँ के हैं, तो राफेल नडाल कहाँ के स्थित है, कहाँ के हैं दोस्तों, राफेल नडाल है स्पेन के, जिनको अभी हाल में लॉरेंस का खिताब, लॉरेंस का वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन का ऑफ द ईयर का 2021 का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इससे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो ये लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन पर्सन का अवार्ड था, ये दिया गया किसको था, टाइगर वुड्स को। और पुरुष में तो किसको दिया गया है दोस्तों, तो पुरुष में दिया गया है राफेल नडाल को। पुरुष में किसको दिया गया है, राफेल नडाल को, ठीक है, जो कहाँ के हैं, स्पेन के। और महिला की हम बात करते हैं, तो महिला में दिया गया है नाओमी ओसाका को। जो आप देख पा रहे हैं ये है दोस्तों नाओमी ओसाका। और महिलाओं में किसको दिया गया है, तो महिलाओं में दिया गया है दोस्तों नाओमी ओसाका को, जो कहाँ की है दोस्तों, ये है जापान की। जापान के पीएम कौन है, योशिहितो सुगे,
ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राफेल नडाल, जो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने लोरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है। और महिलाओं में नाओमी ओसाका ने ये पुरस्कार जीत लिया है। और लोरेस विश्व खेल पुरस्कार वर्ष में 2000 में पहली बार आयोजित किया गया था। ये खेल कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों लोरेस विश्व खेल पुरस्कार 2000 में पहली बार आयोजित किए गए था। और ये पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो 6 श्रेणियों में पुरुष और महिलाओं खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड चुना है? तो दोस्तों जो आईसीसी के द्वारा, आईसीसी की हम बात करते हैं तो आईसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? दुबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है आईसीसी के दोस्तों ग्रेग बार्कले, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आईसीसी के द्वारा अभी हाल ही में 2021 में आईसीसी का मंथली अवार्ड दिया जाता है, जो कि अभी हाल ही में किसको दिया गया? तो बाबर आजम को दिया गया। और जो ये बाबर आजम है दोस्तों, तो ये इंडिया के बाद में प्राप्त करने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी होंगे जिसको आईसीसी मंथली अवार्ड मिला है। इसके पहले हम बात करते हैं तो इसके पहले जो अवार्ड मिल चुका है तो वो अवार्ड मिल चुका है दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों को। और भारतीय खिलाड़ियों में कौन कौन शामिल है? तो भारतीय खिलाड़ियों में शामिल है दोस्तों ऋषभ पंत, दूसरे शामिल है आर अश्विन, ठीक है, और तीसरे शामिल है दोस्तों भुवनेश्वर। और चौथे जो खिलाड़ी बन गए हैं वो चौथे खिलाड़ी कौन बन गए दोस्तों? तो चौथे खिलाड़ी बन गए बाबर आजम, जो कहाँ के हैं? बाबर आजम, जो कि है दोस्तों पाकिस्तान के खिलाड़ी। बाबर आजम ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। और ये जो है ये तीनों खिलाड़ी, ये दोनों खिलाड़ी कहाँ के? इंडिया के। पहले जो खिलाड़ी होगा विदेशी वो कौन होगा? बाबर आजम। और इस बाबर आजम को दोस्तों पाकिस्तान का विराट कोहली भी कहा जाता है। बाबर आजम को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का विराट कोहली भी कहा जाता है। लेकिन भैया हमारे चीकू साहब तो चीकू साहब है, उनका मुकाबला और कोई थोड़ी ना कर सकता है। तो बाबर आजम को पाकिस्तान का चीकू माना जाता होगा, लेकिन हमारे चीकू तो कौन है? इंडियन जो कैप्टन है वो विराट कोहली है। ठीक है, तो बाबर आजम को अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा क्या किया गया है? अप्रैल मंथ का बाबर आजम को अप्रैल मंथ का बेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, तो ये है दोस्तों बाबर आजम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कौन है दोस्तों? बाबर आजम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इनको अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड चुना गया है, किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। और ये दो महिलाओं की बात करते हैं दोस्तों, बाबर आजम तो पुरुष में हो गए, और महिलाओं की हम बात करते हैं तो आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये महिला जो है, ये महिला कौन है दोस्तों? इन महिलाओं की हम बात करते हैं तो ये महिला है दोस्तों अलीसा हेली। क्या नाम है दोस्तों इनका नाम है दोस्तों अलीसा हेली। इनको क्या दिया गया? वुमेन्स की कैटेगरी में, महिलाओं की कैटेगरी में इनको आईसीसी द्वारा बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये मैंने बात कर ली आपसे, भारत के 3 खिलाड़ी ऋषभ पंत, भुवनेश्वर और आर अश्विन। इसके अलावा बाबर आजम जो चौथा खिलाड़ी है, पहला विदेशी खिलाड़ी है। आगे देखते हैं हम, तो आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका बाबर आजम है। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, कौन सा दिवस? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे की। तो नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। तो ये मनाया गया दोस्तों 11 मई को। कब मनाया गया? 11 मई को। थोड़ी सी इनके चित्र देखते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा बात करेंगे इसमें। तो इनके चित्र देखते हैं, तो चित्र की बात करते हैं दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा होगा,
ये चित्र, और इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे होंगे ये एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक जाने माने वैज्ञानिक, जो कि कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो 11 मई को अभी हाल ही में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। 11 से 13 मई के बीच में, 11 से 13 मई की हम बात करते हैं। और कब की बात करते हैं, हम बात करते हैं 1998 की। और 1998 में कौन पीएम थे, अटल बिहारी जो वाजपेयी थे, इनके कार्यकाल की हम बात करते हैं 11 से 13 मई 1998 की, जिसमें पोखरण सेकंड में जो कि परमाणु परीक्षण किया गया था, उसकी हम बात करते हैं। और ये तभी की चित्र था 1998 आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों यहाँ पर, 11 से 13 मई। और डीआरडीओ के क्या था, उस टाइम प्रमुख थे, डीआरडीओ के क्या थे, प्रमुख, जो कि भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके क्या थे, प्रमुख थे, ठीक है। और वो जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन का नाम था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। उस मिशन का नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति, जो कि कब चलाया गया था, 11 से 13 मई 1958 को। और जो कौन सा पार्ट था, पोखरण सेकंड, जो कि पार्ट था पोखरण सेकंड। तो आप पूछोगे दोस्तों मेरे से कि सर पहला वाला कब हुआ, तो पहले वाला हुआ दोस्तों पोखरण फर्स्ट, जो कि जैसलमेर में था। और पोखरण फर्स्ट था दोस्तों 1974 में। अब आप पूछो कि सर 1974 में पीएम कौन थे, तो पीएम थे उस टाइम पे भारत की इंदिरा गांधी जी, भारत की क्या थी उस टाइम पे, पीएम थी, ठीक है। तो पोखरण फर्स्ट जैसलमेर में था। परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया गया था, जैसलमेर में किया गया था। जैसलमेर जो कि कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है राजस्थान में एक जिला है, जो कि पश्चिमी राजस्थान का जिला है जैसलमेर। यहाँ पे 1974 को इंदिरा गांधी जी पीएम थे उस टाइम पे, तो परमाणु परीक्षण किया गया। और इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी, तो ये था ऑपरेशन शक्ति, जो कि 1998 11 से 13 मई 1998 डीआरडीओ के प्रमुख थे डीआरडीओ के प्रमुख थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और पीएम कौन थे इस टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, तो ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो कि कब मनाया गया, ये मनाया गया दोस्तों 11 मई को, ठीक है, ये 11 मई को मनाया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो ये रहा दोस्तों 11 मई, इसका आंसर आपको नजर आ रहा होगा। ये 11 मई, भारत में प्रत्येक साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और ये दिन भारत की विज्ञान में दक्षता, प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। साथ में इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिक की उपलब्धियों को भी याद करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिन प्रत्येक साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, पहला प्रौद्योगिकी विज्ञान के द्वारा उनमें विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित कराए जाते हैं। कब दोस्तों, 11 मई को, ठीक है। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों कौन सा, श्रमिक डे। 2 मई को कौन सा, 8 मई को कौन सा मनाया गया था, तो 8 मई को मनाया गया था रेड क्रॉस डे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं 14वें नंबर का हमारा आज का क्वेश्चन है। और 14वें नंबर के हम क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए, किसने, ट्विटर जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर ने भारत के लिए, किसके लिए, भारत के लिए, किससे लड़ने के लिए, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, तो कितने डॉलर की सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में ट्विटर के द्वारा भारत को कोरोना पैंडेमिक से लड़ने के लिए अभी हाल ही में 15 मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। हम देखते हैं नेक्स्ट, तो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि 15 मिलियन डॉलर का भी हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 15 मिलियन डॉलर का क्या दिया है, सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। और ट्विटर के जो सीईओ है, ट्विटर के जो सीईओ है, वो तो सीईओ कौन है दोस्तों, ट्विटर के जैक डोसी। एक सेकेंड, ट्विटर के सीईओ कौन है दोस्तों, तो ट्विटर के सीईओ है जैक डोसी। ये क्या है, ट्विटर के
CO है। इन्होंने ये जानकारी ट्वीट करके बताई है, ठीक है, कि हम भारत को $15 मिलियन डॉलर की सहायता राशि देंगे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अफगानिस्तान में किस देश के जो राजनयिक थे उनका नाम क्या था दोस्तों? विनेश कालरा। जो अफगानिस्तान देश है उसमें राजस्थान जो भारत के जो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अफगानिस्तान में भारत के जो राजनयिक थे विनेश कालरा, इनका क्या हो गया दोस्तों? निधन हो गया। क्या हो गया? इनकी डेथ हो गई। अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया? तो ये कौन थे दोस्तों? ये था देश भारत के राजनयिक कौन थे? विनेश कालरा, जो कि भारत के क्या है? भारत के राजनयिक थे जिनका अफगानिस्तान में क्या हो गया? निधन हो गया। थोड़ी सी बात चलते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान में हम देखते हैं कि ये थे दोस्तों विनेश कालरा, जो भारत के क्या थे? राजदूत थे। इनका अभी हाल ही में अफगानिस्तान में क्या हो गया? निधन हो गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भारत के द्वारा अफगानिस्तान में बांध बनवाया जा रहा है और इस बांध का क्या नाम है? तो ये है दोस्तों सहतूत बांध। क्या नाम है दोस्तों इसका? इसका नाम है सहतूत डैम, जो कि भारत के द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है। अफगान जलेबी के लिए ये बांध बनाया जा रहा है। ये क्या नाम है दोस्तों? सहतूत बांध। इसका नाम क्या है? सहतूत डैम। इसके अलावा एक डैम और भी बनाया जा रहा है दोस्तों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सलमा बांध। सहतूत बांध या सलमा बांध इसी का ही नाम है दोस्तों। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में किसके द्वारा? तो ये बनाया जा रहा है भारत के द्वारा इसको अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जो कि लास्ट है, जिसकी हम बात करते हैं। तो अफगानिस्तान में भारत के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का जो निधन हो गया है, यह भारतीय विदेशी सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस IFS में 2008 में ये IFS में आए थे। ठीक है, विनेश कालरा जो राजनयिक के तौर में मस्कट, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, चीन, इन देशों में इन्होंने क्या किया था? जो किया होता है, इन्होंने ड्यूटी अपनी निभाई थी। वे भारत के महान प्रतिनिधि थे जो भारत अफगान संबंधों को मजबूत करने के लिए समर्पित थे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में, किस देश के फूड एंड ड्रग, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष के किशोरों के लिए फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन का बोलने का मतलब है कि 12 से 15 साल के जो बच्चे किशोर हैं उनके लिए फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को भी मंजूरी दे दी। तो ये मंजूरी देने वाला तो पहला देश था दोस्तों, कौन? कनाडा। कौन था? कनाडा, जिसने 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं इनको फाइजर वैक्सीन, कौन सी? फाइजर वैक्सीन। जो फाइजर वैक्सीन है दुनिया की पहली वैक्सीन बनी थी जो 12 से 15 साल के बच्चों के लिए लगवाई जाएगी। ठीक है, अभी हाल ही में इसका आपातकालीन उपयोग के लिए किसने भी मंजूरी दे दी? तो ये मंजूरी दे दी US ने, अमेरिका ने ये मंजूरी दे दी, जो कि 12 से 15 साल के बच्चों के लिए कोविड-19 के लिए वैक्सीन रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। तो ये है दोस्तों वो फाइजर वैक्सीन, ये है फाइजर वैक्सीन जो कि 12 से 15 साल के बच्चों को लगाई जाएगी। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है, आपातकालीन इसका उपयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं हम। तो आगे है हमारे पास हमारा आगे का जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो कि दोस्त ये रहा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन के बाद में हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा हम बात करते हैं आज की जो हमारी सुर्खियाँ रही है। तो हमारी सुर्खियाँ रही है, असम बना डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला
पहला भारतीय राज्य। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। और हम मैंने आपको बताया, तो इसमें जो दोस्तों एक बात और बताया, जो ऐप यूज़ किया जा रहा है वो यूज़ किया जा रहा है, इसका नाम है दोस्तों, जो ऐप इसमें यूज़ किया जा रहा है इसका नाम है FIRMES फम्स, जिसका नाम है एक डिजिटल रियल टाइम रिपोर्टिंग सूचना प्रणाली का ये ऐप है। और असम ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाया है। यूनिसेफ इंडिया चीफ इमरजेंसी एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR टॉम वाइट ने असम सरकार को डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बताया और उसके लिए बधाई दी है। और आगे कहा है कि इस तरह की प्रणाली आपदा जोखिम में जो न्यूनीकरण हस्तक्षेप के प्रभाव को मापने में काफ़ी मददगार मिलेगी। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि असम में जो बाढ़ आती थी ब्रह्मपुत्र नदी के कारण, तो वो बाढ़ में राहत देने के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारी बात है, तो नेक्स्ट अभी हाल में जो WHO है, WHO ने कहा है भारत के लिए कि जो कोरोना वायरस है भारत में, और कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है ये 44 देशों में भी फैल चुका है। तो भारत के लिए WHO ने कहा है कि कोरोना का जो वेरिएंट है B.167 जो वेरिएंट है पिछले साल अक्टूबर महीने में भारत में पाया गया था, जो अब WHO के जो क्षेत्र है 6 क्षेत्र, इनके कितने देश 44 देशों में ये अब पाया जा रहा है, दिखाई दे रहा है, जो कि भारतीय वेरिएंट अब तक 4500 से ज़्यादा सैंपल्स में मिल चुका है। WHO का ये कहना है किसके लिए, भारत के लिए, कि जो भारत का वेरिएंट है B.1617 जो 44 देशों में फैल चुका है। ठीक है, और इस भारत के बाहर इस वेरिएंट में संक्रमण के सर्वाधिक मामले कहाँ पर देखे गए हैं, तो ये देखे गए हैं UK में, यूनाइटेड किंगडम में इसके सबसे ज़्यादा मामले देखे गए हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट सुर्खी दोस्तों, ये है WHO। और WHO की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी दोस्तों 1948 में। ये है WHO, ठीक है, ये WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में इसकी स्थापना हुई है। आगे देखते हैं हम, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सुर्खी की। नेक्स्ट सुर्खी में हमारे पास है PM मोदी ने G7 सम्मेलन में नहीं लेंगे हिस्सा, जाने है क्या वजह, किस वजह के कारण PM मोदी G7 सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया कि हम इसको देखते हैं एक सेकेंड, कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, बोरिस जॉनसन, ये है बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इनके द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा गया था कि आओ हमारे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लो। तो मोदी जी के द्वारा विदेश मंत्रालय को सूचना दी गई कि मैं कोरोना महामारी के चलते नहीं जा पाऊंगा। और ये सम्मेलन ब्रिटेन के कार्नोल में, कहाँ पर, ब्रिटेन के कार्नोल में, कहाँ पर दोस्तों, तो ब्रिटेन के कहाँ पर, कार्नोल में, कॉर्नवॉल में ये जो सम्मेलन था कहाँ पर होने वाला था, ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में होने वाला था। 11 मई से 13 जून तक ये शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल होने वाले हैं। ठीक है, ये था दोस्तों G7 जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सुर्खियों में। नेक्स्ट सुर्खी हमारे पास, तो आज की हमारी नेक्स्ट सुर्खी है पौंडीचेरी के ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगा 100% जल नल कनेक्शन। ठीक है, तो पौंडीचेरी कौन बन गया है, 100% नल कनेक्शन वाला स्टेट बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अभी हाल ही में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि उसके मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि पंजाब, दादर नागर हवेली और दमन दीव ने भी 75% ग्रामीण घरों को नल के पानी की आपूर्ति देकर इसे जो मील का पत्थर है वो साबित कर लिया है। तो अभी हाल ही में जल मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि पांडिचेरी तो 100% नल कनेक्शन वाला बन गया। इसके अलावा पंजाब, दादर नागर हवेली, दमन दीव ने भी 75% क्या कर दिया, जो ग्रामीण घरों थे उनमें नल की पानी की आपूर्ति देकर मील का पत्थर साबित हो गया। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि 34.73 लाख में से पंजाब के 26.31 लाख घरों में लगभग कितना प्रतिशत, 76% में नल द्वारा पानी की आपूर्ति
की जा रही है। 34.73 लाख में से 26.31 लाख घरों में लगभग 76% में पानी के जो नल है इनकी आपूर्ति की जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो जल जीवन मिशन 2024 का मैंने आपको बताया टारगेट है, इस टारगेट को पूरा करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तहत आगे बढ़ा जा रहा है। इसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर में नियमित तौर पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला जल की सप्लाई की जाएगी और ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा। तो जो जल शक्ति मंत्रालय के तहत 2024 में क्या रखा गया है, ये 100% सभी ग्रामीण इलाकों के नल द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा सके। तो अभी हाल में पांडुचेरी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला राज्य बन गया, जो कि छोटा है। इसके पहले 3 राज्यों ने भी उपलब्ध करा दिए है। आगे चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। और इस सेशन को आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विकास कुमार। आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का सेशन मैं ऐसे लेकर आता रहूँगा जो कि आपको श्री जी क्लासेज में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं इसी के सेशन में स्टैटिक जीके के हमारे जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, स्टैटिक जीके जो कि हमारी इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाले सभी एग्जाम्स में, जिसमें कि मैं बात कर लेता हूँ आपको, जिसमें कि हम बात कर लेता हूँ, एक सेकेंड, स्टैटिक जीके की हम बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो जो कि यूपीएससी, आरएएस, एसएससी, बैंक और रेलवे और जो भी अदर पीसीएस एग्जाम्स में जिनमें ये रिलेटेड होते हैं, उनमें सभी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला आपको ये करंट अफेयर्स का सेशन और स्टैटिक जीके का जो मैं पार्ट लेकर आऊँगा, आपको स्टैटिक जीके का जो पार्ट लेकर आऊँगा, ये सब इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपको सभी एग्जाम्स के लिए। थैंक यू दोस्तों।